हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर और आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक आप लोगों के लिए जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। जी हाँ, बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, बीबीए बीटीएस कुछ भी कर रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कॉमर्स के बच्चे को ना पढ़ाया जाए। और वैसे भी अगर आप कॉमर्स से नहीं भी हो तो भी आपको ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में या किसी बुक में पढ़ाया जाएगा। तो ये वीडियो बहुत काम की है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। और बहुत सारे बच्चे इसके अंदर बैक भी लेकर आ जाते हैं, बैक आती है बार बार अगेन एंड अगेन। मैं डरा नहीं रही बट आपको अवेयर कर रही हूँ ताकि जो आप जून में पेपर देने जा रहे हैं या जो बच्चे दिसंबर में पेपर देने जा रहे हैं, जिनकी बैक आ चुकी है, जिनकी नहीं भी आई, वो प्लीज अच्छे से पढ़ के ही जाएं। फॉर्मूले पे पूरा ध्यान दें, टॉपिक में जो समझाऊंगी उस पर पूरा कॉन्सेप्ट समझें और उसके बाद ही वो एग्जाम देने जाएं। क्योंकि मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलती, कुछ ऐड ऑन करके नहीं बोलना, मुझे सिर्फ आपको अवेयर करना है और मैं नहीं चाहती कि आप दोबारा इस एग्जाम के लिए बैठो तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 16 क्वेश्चन है। 16 में से शॉर्ट नोट को भी मैं अगर हटा दूं तो टोटल 15 क्वेश्चन है, जिसमें से कोई भी अगर आप 5 या 6 क्वेश्चन भी अच्छे से करके चले जाते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे बिना किसी दिक्कत के। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलो, गेस्ट पेपर बोलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक वही चीजें होती हैं। बस यही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ के जाने हैं, रट्टा नहीं मारना है। तो देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एफएम क्या है। और जो बीकॉम वाले हैं या एमकॉम वाले हैं उनका सिलेबस सेम है, तो वो वीडियो देख सकते हैं बिना किसी चिंता के। ठीक है, जिन बच्चों ने एमकॉम एमबीए में एडमिशन ले लिया और उनको लगता है कि उनका ये टॉपिक सेम है, सिमिलर है, तो वो ये पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व क्वेश्चन बैंक है, एफएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस। ये तो भाई मैं लेके आती ही हूँ मोस्टली। मैं मेरे क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेना, मेरा क्वेश्चन बैंक जो बनवाने का तरीका होता है, वैसे तो मैं खुद नहीं बनाती, मैं अपने टीम को क्वेश्चन दे देती हूँ, आंसर भी दे देती हूँ, वो लोग टाइप करके मुझे दे देते हैं, प्रॉपर पीडीएफ बना के देते हैं। बट क्वेश्चन बताना, आंसर बताना, पॉइंट्स बताना, वो सब मेरा काम होता है। तो मैं क्वेश्चन इसी तरीके से रेडी कराती हूँ कि बुक में, क्योंकि अगर आप 6 महीने बाद पेपर दे रहे हो या साल में पेपर दे रहे हो तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो आपको टोटली चेक करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि सिंपल सी डेफिनेशन एफएम की पूछ ले और उसके बाद फीचर मेरिट्स ना पूछे, क्योंकि उसका काम है यूनिवर्सिटी का कि आपने साल भर 6 महीने में क्या पढ़ाई करी है, बुक के अंदर से कुछ ज्ञान है या नहीं है। इसी चक्कर में ये छोटी छोटी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, बट मैं हर चीज़ क्लियर करके ही चलती हूँ। और मेरे जो क्वेश्चन बैंक हैं वो बहुत लोगों से अलग होते हैं। मुझे नहीं पता बाकी लोग कैसे बनाते हैं, मुझे वो कॉन्सेप्ट देखना भी नहीं है। मैं अपने पे वर्क करती हूँ, अपने स्टूडेंट के ऊपर काम करना चाहती हूँ और अच्छे मार्क्स भी वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो जिनके डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे कि मैम आपने फर्स्ट क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें क्यों डाली। तो ये बुक का कॉन्सेप्ट है, बेसिक इंट्रो है, ये मेरे को लेके आना होता है, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इसमें सब कुछ ऐड ऑन है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डेफिनेशन से अगर हम स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन यहाँ मैं 2 लेकर आई हूँ, जो आपको ईज़ी लगे या फिर किसी और बुक की ईज़ी लग रही है तो वो भी कर सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब हम स्टार्ट करें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो भाई, बुक की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम एक मतलब समझ लेते हैं। फाइनेंशियल, अगर हम बात करें कि अगर हम बोलते हैं ना कि किसी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल बोले तो पैसा, ठीक है, वेल्थ, पैसा, मैनेजमेंट कि पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है, फाइनेंस और मैनेजमेंट कि पैसे को भी मैनेज करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है, मैं छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि हम अपने घर का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि आप अभी कॉलेज में हो और आपके घर वाले जो हैं, कुछ बच्चों को पॉकेट मनी मिलती होगी और कुछ को नहीं मिलती। जिनको नहीं मिलती समझ लो वो जॉब कर रहे हैं या फिर वो अपनी इनकम को अर्न कर पा रहे हैं। बट जो फाइनेंशियल, जो बच्चे कमा नहीं रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स से या फिर अपने किसी बड़े बहन भाई से, किसी से पैसे जो है दादा दादी से लेते हैं। ठीक है, अपने खर्चे को, एक्सपेंस को चलाने के लिए। तो मान लो कि लेट सपोज उनको 4,000 5,000 मिल जाते हैं, ठीक है, खर्चा करने के लिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको घर में से 5,000 रुपये या 7,000 रुपीज या फिर दिन के 200 रुपये, 500 रुपये मिलते हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? आप सारे पैसे सिर्फ खाने में ही खर्च कर देते हो या फिर कुछ पैसे पढ़ाई पे लगाते हो, कुछ खाने पे लगाते हो, कुछ सेव करते हो? तो ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आपने पैसों को कैसे मैनेज किया। अगर आपके मम्मी पापा काफ़ी टाइम से आपको पैसे दे रहे हैं और अच्छे खासे अमाउंट में पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो आप कुछ सेविंग भी कर लेते हो
और सेविंग करने के बाद अगर आपको लैपटॉप चाहिए या कोई अपने रिलेटेड कुछ सामान चाहिए तो वो भी आप बाय कर लेते हो। तो इसी तरीके से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो कंपनी है, सोचो वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इतने वर्कर अगर काम करेंगे तो फंड तो आ रहा है, सही जगह पे लग रहा है। ये मैनेज करना, ये चीज़ें पढ़ना भी तो हमारे लिए ज़रूरी है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि किस तरीके से हमारा पैसा जो है वो मैनेज होगा। अब आपको समझ आ गया किस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया है। Financial management is the process of planning, organizing, directing and controlling the financial activities of an organization। कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो कंपनी है, उसके अंदर जो पैसे जो मैनेज हो रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, उसका एक स्टेप बता। तो आप सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ों को क्या करते हो, प्लान करते हो, प्लानिंग करते हो कि किस तरीके से पैसा जो है वो जो है कहाँ-कहाँ पे लगाया जा सकता है, किस-किस से बेस्ट आउटपुट मिल सकता है। मैंने ये बोला है मिल सकता है, मिला नहीं है, मिल सकता है। फिर हमने अभी सिर्फ प्लानिंग करी है। उसके बाद हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जैसे-जैसे हमने प्लान बिठाया था हम वैसे-वैसे उसको सेट करेंगे। हमने सोचा कि इस जगह पे इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगना चाहिए, इस वर्कर को इतना पैसा मैनेज करना है। तो इस तरीके से हमने उस चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया, डायरेक्ट भी कर दिया एंड देन उसके बाद कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल कैसे हो जाता है कि हमने जो प्लानिंग करी थी, वहाँ से लेकर के जो सफ़र चला था और वो कंट्रोलिंग तक पहुँच गया है। यानी कि कंट्रोलिंग बोले तो अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, हमने पैसा पूरा फंड जो था वो लगा दिया। ठीक है? तो यही एक क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। एंड देन आफ्टर हम उसको देखते हैं एंड में कि जो हमने प्लान किया था और जो हमें आउटपुट मिला है उसमें कितना गैप आ रहा है। सच एज़ प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन ऑफ फंड टू अचीव बिज़नेस ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली। अगर आपने बिज़नेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को पूरा करना है, वो भी इफेक्टिवली तरीके से, तो हमें अपने पैसों की सही प्लानिंग करना, सही डायरेक्शन देना उसको, वही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ये ईज़ी लैंग्वेज में एक और डेफिनेशन है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग मनी एफिशिएंटली टू एंश्योर द राइट अमाउंट ऑफ फंड इज़ अवेलेबल एट द राइट टाइम एंड द कॉस्ट टू अचीव द फर्म गोल। अपनी फर्म की जो गोल है, जो उद्देश्य है, जो हमारा मकसद है, उसको पूरा करने के लिए हमें पैसों को सही तरीके से मैनेज करना होता है, सही टाइम पे पैसा लगाना होता है और सही टाइम पे उसकी कॉस्ट देखनी होती है और हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। पैसों की प्लानिंग करना इज़ मस्ट। एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिसाइडिंग इट्स कंपोजिशन, इक्विटी एंड डेट। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितने पैसे इक्विटी में देखने हैं और कितने डेट में देखने हैं। मतलब अमाउंट जो है कैपिटल का, जो पूंजी जो है मालिक के पास, उसको एस्टिमेट करना और फिर ज़रूरत के हिसाब से उसको डिसाइड करना कि कहाँ-कहाँ पे लगाने हैं। वही प्लानिंग है जो मैंने ऊपर शॉर्ट में बताया था। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग, मतलब पहचानना एंड सिलेक्टिंग सूटेबल सोर्सेज फॉर रेजिंग फंड, लोन्स, शेयर एंड डिबेंचर। कि अगर हमें फंड चाहिए तो हमें पहचानना पड़ेगा, सिलेक्ट भी करना पड़ेगा कि कौन से हमारे लिए, यानी हमारे लिए मतलब हमारी फर्म के लिए सुटेबल सोर्सेज हैं। यानी कि अगर हम फंड रेज करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं, लोन के द्वारा, शेयर के द्वारा या फिर डिबेंचर के द्वारा, हमारी फर्म के लिए कौन सा सुटेबल सोर्स है, वहाँ से हम फंड ले लेंगे। थर्ड आता है हम लोगों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। कि पैसा अगर आ गया तो उसको सही जगह पे भी लगाना, या फिर मान लो हमने जनता से पैसे ले लिया एज अ शेयर की फॉर्म में, एज अ डिबेंचर की फॉर्म में, और उसके बाद जो है हमने किसी मशीनरी में लगा दिया या किसी को कोई प्लॉट लेके रख दिया, तो वो हमारी प्लानिंग जो है वो उसमें भी देखना पड़ेगा कि वहां से कितना रिटर्न आ रहा है, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कब होता है कि यूजिंग फंड एफिशिएंटली टू मैक्सिमाइज रिटर्न विद मिनिमम रिस्क। आपको रिस्क कम लेना है। अगर आपका रिस्क हाई होगा तो आपका रिटर्न का कोई समझ में नहीं आएगा कि रिटर्न कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, और पैसे डूबने के चांसेस हैं। फिर आप अपने डिवेंचर होल्डर्स को एंड शेयर होल्डर को क्या मुंह दिखाओगे। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। हमें जहाँ पे पैसा लगाना है, मैंने अभी आपको यहाँ पे मशीनरी का एग्जांपल दिया कि आपको बस करना क्या है, जो जो एग्जांपल समझाती जा रही हूँ ना, जिन बच्चों ने इसके प्रिंट आउट ले लिए हैं, निकाल लिए हैं, और या जिन्होंने हमसे मंगवाए हैं, वो प्लीज अपने, मैं जो एग्जांपल देती जा रही हूँ साइड में लिखते जाओ, और पेपर के टाइम पे रिवीजन में वही एग्जांपल माइंड में सेट रहेंगे। और जिन्होंने नहीं खरीदे वो खरीद लेना, और जिनको नहीं खरीदना है वो अपना कॉपी पेन लेके बैठ के एक एक चीज लिखते रहो फिर।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, कि हमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखनी होती है कि हमारे लिए बेस्ट कौन सी है और जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे। ठीक है, डिविडेंड डिसीजंस भी हमें देखने पड़ते हैं, डिसाइडिंग हाउ मच प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर एंड हाउ टू रिटेन, यानी कि शेयर होल्डर ने अगर हमारी कंपनी में पैसा लगाया है तो भाई वो तो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे, और ज़्यादा नहीं तो इतना तो उन्हें मिले ना कि वो दोबारा भी शेयर बाय करे। ठीक है, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी, आता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता है मेंटेनिंग सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। छोटे मोटे ऑब्लिगेशन के लिए भी तो फंड चाहिए होता है, जो कि एज अ वर्किंग कैपिटल हमारे लिए काम करता है। डेली बेसिस के डे टू डे के खर्चे जो होते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल के अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करते हैं, वो भी हमें पैसा चाहिए। जैसे मान लो वर्कर को दिहाड़ी देनी है तो भी फंडिंग चाहिए, ऐसा नहीं है आपने सारे पैसे जितना फंड रेज किया था वो सारा का सारा किसी एज अ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लगा दिया और आपके पास फंडिंग ही नहीं है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपको पहचानना है, कंट्रोल करना है फाइनेंशियल रिस्क को, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, मार्केट के फ्लक्चुएशंस को भी देखना है और थोड़े से मार्कअप लेके चलने हैं। गोल ओरिएंटेड में क्या आता है कि एम टू मैक्सिमम शेयर होल्डर वेल्थ एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि होता क्या है कि जो हमारे शेयर होल्डर की जो वेल्थ है हमें उसे बढ़ाना है। ठीक है, हमारा मकसद तो यही है, हमारा गोल तो यही है, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर वही नहीं होगी तो फिर हम काम कैसे करेंगे। नेक्स्ट आता है कुछ फ़ायदे हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, कि अगर आप अपने पैसों को सही टाइम पे मैनेज करते हो, सही टाइम पे लगाते हो, उसको कंट्रोल करते हो, तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे वो हम फ़ायदे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला आता है इंश्योर एडिक्विट, यहाँ टिक लगा रही हूँ, सॉरी एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट है। नंबर वन इज इंश्योर एडिक्वेट फंड्स, यानी कि हेल्प इन एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड अरेंजिंग फंड टाइमली, यानी कि हमें क्या करना है, कैपिटल की जो ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको एस्टिमेट करना है। उसमें ये मदद करता है कौन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर हम सही टाइम पे प्लानिंग वगैरह कर लेते हैं, मैनेज वगैरह कर लेते हैं अपने फंड को, तो जो हमारी कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरतें होती हैं, उसको भी एस्टिमेट करने में मदद करता है और हमारे जो फंड होता है, जो हमारा पैसा होता है, वो टाइमली मैनेज करा देता है और अरेंज करा देता है। ठीक है, सेकंड जो आता है वो आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे वेस्टेज हैं उसको ये पकड़ता है, फंड जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो भी हमारी वेस्टेज है उसको प्रिवेंट कर लेता है। ठीक है, इंश्योर फंड, ठीक है, प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, हमारी कॉस्ट को कंट्रोल कर देता है, बजटिंग हो जाती है, एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी में ये हेल्प करता है कौन, एफएम, यानी कि अगर हम सही तरीके से चीज़ों को, पैसों को मैनेज करते हैं तो ये मदद देता है। मार्केट की वैल्यू भी इनहांस करता है, वैल्यू बढ़ाता है, क्योंकि आप टाइमली चीज़ों को मैनेज कर रहे हो ना, तो आपको आगे की चीज़ें खुद ब खुद पता चल जाती हैं। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्रीज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्ड करता है, शेयर प्राइस को भी बढ़ाता है। बिजनेस एक्सपेंशन में भी ये मदद करता है, फिर हमने टाइमली अगर चीज़ें समझ में आ गई तो हम ग्रोथ कर पाते हैं, स्टेबिलिटी आती है, सॉल्वेंसी को भी मेंटेन करता है, डिसीजन लेने में बड़ी हेल्प करता है। कुछ बुराइयां हैं, कुछ लिमिटेशन है, डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि बिल्कुल एक्यूरेट फोरकास्टिंग नहीं कर पाता, जैसे कि रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ फंड कैन कॉज आइदर शॉर्टेज और सरप्लस, यानी कि अगर हमने फंड की एस्टिमेशन गलत करी है तो उससे हमारी शॉर्टेज भी हो सकती है और सरप्लस भी हो सकता है। ठीक है, अब ये तो जाहिर सी बात है कि हम जब भी किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो 100% तो कुछ भी एक्यूरेट नहीं है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ तब समझ में आएगा। अब मान लो कि जो कोविड के टाइम का मैं एग्जांपल लेती हूँ, या फिर मैं कुछ भी अभी जो रिसेंटली जो अभी केस हुआ है वृंदावन का जो हुआ है, जो बोट में लोग, इतने लोग सवार थे और जा रहे थे वो, और जो वहाँ पे डूब जाते हैं, ठीक है, और लाइफ जैकेट उनके पास नहीं थी या वट जो भी था। लेकिन जब आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी, बहुत वायरल हो रही है, मेरे को अभी वही दिमाग में आया, मैंने कहा कोविड का तो बहुत पुराना एग्जाम्पल हो गया, तो अभी लेटेस्ट वाला देती हूँ मैं। तो देखो अब उन्होंने क्या-क्या प्लानिंग कर रखी होगी, मतलब वो मैंने वीडियो देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी कि वो किस तरीके से राधे-राधे करते हुए वो जा रहे हैं, ठीक है? तो बट उनको नहीं पता था, क्या पता उन्होंने क्या आगे की प्लानिंग कर रखी थी कि वो वहाँ जाएँगे एंड देन उनका दर्शन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, फिर वो घर आएँगे, फिर वो फिर से कुछ कीर्तन करेंगे, या मुझे नहीं पता उनकी क्या प्लानिंग थी, है ना? तो आप सोचो कि उनकी प्लानिंग कुछ काम करी, वो तो एक एक्सेप्शन केस हो गया ना, कि हाँ भाई सीधा उनको नहीं पता था कि ऐसा-ऐसा हो जाएगा। तो 100% कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं है, फंडिंग की हो या किसी भी चीज़ की प्लानिंग हो,
कभी भी एक्यूरेट हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात आती है कि फोरकास्टिंग जो है एक्यूरेट में दिक्कत होती है। जैसे फंड है, फंड में भी हम एस्टिमेशन नहीं ढंग से कर सकते, मार्केट फ्लक्चुएशन भी इफेक्ट कर जाता है। जैसे इन्फ्लेशन है, आजकल बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट हो गया, पॉलिसीज, मतलब जो ब्याज गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट कह रही हूँ, बैंक को देनी चाहिए वो हमें नहीं दे रही है, बट इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई होता जा रहा है, तो इससे भी फर्क पड़ता है। फाइनेंशियल डिसीजंस में दिक्कत आती है, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी बैलेंस नहीं होना, लिक्विडिटी में दिक्कत, सेफ्टी में दिक्कत। कॉस्टली इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि एक्सपर्ट मैनेजर रिक्वायर्ड होते हैं, एडवांस फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए, वो बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि आप छोटी मोटी चीजें यहाँ कैलकुलेट नहीं करा रहे हो, आप पैसों को, फंड को मैनेज करना सिखवा रहे हो। तो हमें एक्सपर्ट मैनेजर बुलाने पड़ते हैं जिनको काफी नॉलेज, और वो कॉस्टली पड़ती है, महंगी तो पड़ती है, लेकिन हम ऐसे इतने फंडिंग को वेस्ट नहीं जाने दे सकते। रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट में होता है पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल कैन लीड टू इंसॉल्वेंसी और लॉसेस। आप सोच सकते हो कि अगर फाइनेंशियल का कंट्रोल बहुत बेकार रहा तो उससे इंसॉल्वेंसी भी हो सकती है और बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। ये तो आप वही सेम पॉइंट्स है, ऊपर से फीचर में से भी देख के बना सकते हो। सबसे पहला वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वेल्थ भी बढ़ा देता है, लिक्विडिटी को मेंटेन करता है, प्रॉपर फंड की यूटिलाइजेशन होती है, एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है। तो अभी देखो मैंने आपको ऊपर इतने अच्छे तरीके से फीचर समझा दिए, उसके बाद तो मेरिट डिमेरिट में दिक्कत आती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिस्क एंड रिटर्न का। तो देखो भाई ये डिफरेंस समझ लेना, बाकी सब समझ आ जाएगा। रिस्क का मतलब क्या होता है, आप खुद सोचो कि अगर हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं, अब वो घूमने का फिर से मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो आप अपने रिस्क पे जा रहे हो। अब जैसे पैरासीलिंग है, अभी रिसेंटली भी उसकी वीडियो आई थी कि गोवा में कोई पैरासीलिंग कर रहा था, एंड देन उसकी रस्सी जो है वो टूट निकल गई थी, आगे से वो जो क्लिप होता है वो बाहर आ गया था, तो वो नीचे डूब गया था। वैसे तो उसने जैकेट पहन रखी थी, बट स्टिल आप देखो वो अपने ओन रिस्क पे गया था, यानी कि उसको वो चीज करनी थी। तो इसी तरीके बिजनेस में भी अगर हम फंड लगा रहे हैं तो अपने रिस्क पे लगाएंगे, रिस्क लेंगे तो ही कुछ होगा। अगर हम रिस्क ही नहीं लेंगे तो फिर तो हम एक जगह पे बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, फिर ना हम पैसा लगा पाएंगे, ना हम कोई एंटरटेनमेंट चीज इंजॉय कर पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो रिस्क में आता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड आउटकम। आपने रिस्क लिया, अब वो बाकी देखा जाएगा आपके माइंडसेट पे या आपके लक पे कि क्या आपको रिटर्न मिलने वाला है। इसका जो नेचर है वो अनसर्टेन होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि रिस्क होता ही इसी तरीके का है। टू मिनिमाइज पोटेंशियल लॉसेस, ठीक है। हाई रिस्क हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि अगर आप रिस्क अच्छा लेते हो तो आपको रिटर्न भी अच्छा ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट भी बताया गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, ये मेजरमेंट्स हैं, इसके बताए हैं किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क भी होता है। डिसीजन फोकस की बात करूँ तो फोकस ऑन सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी पे काम करता है। रिटर्न क्या होता है, जो हमें बदले में मिलता है, जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट करी, उस पर आपको गेन या प्रॉफिट जो भी अर्न हुआ है वो आपका रिटर्न है। मेजरेबल आउटकम बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, कि आपकी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपको रिटर्न होगा। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और गेन, आपको प्रॉफिट और गेन होगा। हायर रिटर्न की बात करें तो यूजुअली इन्वॉल्व हायर रिस्क रहता है। परसेंटेज गेन, आरओआई, ये सब चीजें से, यील्ड से, ये सब कैलकुलेशंस होती हैं। जिन बच्चों ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये सारे फॉर्मूलेस पढ़े होंगे एंड फाइनेंशियल में भी पढ़े होंगे तो वो समझ गए होंगे। एक्चुअल एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न्स होते हैं, और ये प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ पे फोकस डालता है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस आता है वो आता है CAPM, यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एंड नेक्स्ट आता है APT। APT आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी होती है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है, यहाँ पे इसके फॉर्मूलेज, इसके फैक्टर और मीनिंग वगैरह, किसने इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सब हम समझते हैं, और ये किसने दिया है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहले जो हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है वो हमारा इंट्रोड्यूस किसके द्वारा हुआ था, विलियम के द्वारा हुआ था 1964 में। और जो हमारा APT है यानी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है, वो स्टीफन रोज के द्वारा दिया गया था 1976 में। ठीक है, ये डेट्स बता दी मैंने, सॉरी ईयर बता दिए। अब बात करते हैं इनका मेन आइडिया क्या था, मतलब इनके दिमाग में अगर ये थ्योरी मॉडल आया है, एक ने थ्योरी बताई एक ने मॉडल बताया, तो भाई उनके पीछे क्या चीजें हैं, उसमें क्या मॉडल है वो समझते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे विलियम जी हैं उन्होंने हमें बताया कि मेन उनका आइडिया था एक्सपेक्टेड रिटर्न डिपेंड ऑन अ सिंगल फैक्टर, मार्केट रिस्क बीटा। वो कहना चाहते हैं कि जो हमारा
जो रिटर्न होता है ना, एक्सपेक्टेड, हम जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न, कितना रिटर्न होगा, वो पता है किस पे डिपेंड करता है, हमारे सिंगल फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो कि मार्केट रिस्क है, ठीक है। बट जो हमारा एपीटी है, जो हमारे स्टेफन जी हैं, उन्होंने हमें बताया कि उनका मेन आइडिया था एक्सपेक्टेड रिटर्न डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर। वो हमारे सिंगल पे डिपेंड नहीं करता, सिंगल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे मैक्रो पूरी कंट्री की बात करता है, बहुत सारे फैक्टर की बात करता है, तो इसी तरीके से मल्टीपल फैक्टर की जब बात करता है तो वो एपीटी है। देखो भाई, दो पर्सन है, दोनों के माइंडसेट अलग है, दोनों ने अपना ही मॉडल दिया है। नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो अभी मैंने बताया ये सिंगल फैक्टर मॉडल है या मल्टीपल फैक्टर मॉडल है। इक्वेशन यहाँ पे आपको याद रखनी है, जो पेपर में जरूर लिखनी है, ई आर आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, ठीक है, इस तरीके से है। और ये जो है, जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल है, यानी कि जो मल्टीपल है, उसका फॉर्मूला है आर एफ प्लस बी वन एफ वन प्लस बी टू एफ टू प्लस अप टू बी एन एफ एन तक, ये एन तक, अप टू एन तक जाएगा। असम्पशंस की मैं बात करूं तो मार्केट इज एफिशिएंट इन्वेस्टर होल्डर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज, यानी जो मार्केट है वो एफिशिएंट है और जो इन्वेस्टर है वो होल्ड कर रहे हैं हमारी पोर्टफोलियोज को। एंड रिस्क की बात करूँ तो ये सिस्टमैटिक रिस्क ओनली है, सिंपल एंड इजी टू यूज है, एंड सूटेबल है, जनरल पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए काफ़ी यूजफुल है। बट अगर एपीटी की बात करूँ तो इन्वेस्टर कैन एक्सप्लॉइट आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मार्केट में बी इनपरफेक्ट, इसके अंदर हमारी जो मार्केट है वो इनपरफेक्ट रहेगी। कंसीडर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क रहेंगे, जो ऊपर बताया था। मोर कम्प्लेक्स है, डाटा इंटेंसिव है, वो बहुत सिंपल सा था, एक फॉर्मूला सिंपल सी इक्वेशन लगाई और हमने निकाल दिया, और सिंगल फैक्टर पे था ना। बट इसके अंदर काफी मल्टीपल आ जाते हैं, इसी वजह से ये सिस्टमैटिक सोर्सेज ऑफ रिस्क बन जाता है। मोर कॉम्प्लेक्स एंड काफी कम्प्लेक्स है ये, और डाटा इंटेंसिव है, और बेटर है, किसके लिए बेटर है, एडवांस फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए। देखो, एक बात समझो यहाँ पर ध्यान से, अगर हमारा जनरल पोर्टफोलियो को हमें कोई भी एनालाइज करना है, समझना है, तो उसके लिए ये बहुत आसान है, ठीक है, उसके लिए बहुत आसान है। बट अगर कोई एडवांस फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी है, एडवांस लेवल पे किसी चीज को समझना है बेटर वे में, तो उसके लिए एपीटी ज्यादा बढ़िया है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा एनपीवी का डिफरेंस, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर। आईआरआर बोले तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको समझते हैं। तो देखो भाई, मीनिंग समझेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस करना है, लेकिन कौन सी वाली वैल्यू, प्रेजेंट वाली वैल्यू जो आपकी चल रही है। आप इसको पेपर में याद भी रख सकते हो, क्वेश्चन में दिया भी है, जो प्रेजेंट वैल्यू बोला है बस वही रहेगा, बस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो हो जाएगा। क्लियर है आपका? जितना आपका इनफ्लो आया है उसमें से आउटफ्लो हटा दो प्रेजेंट वैल्यू वाले को, तो वो आपका एनपीवी है। डिसीजन रूल की ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो एनपीवी जो है यहाँ वैल्यू दी गई है। सॉरी, बैटरी थोड़ी लो है, बट वीडियो बनानी है मुझे, हट जाए, हाँ हट जा। तो एब्सोल्यूट जो मेजर है हमारे, गिव मॉनिटरी वैल्यू हमारे को देते हैं, फॉर्मूला इसका ये रहा, सिग्मा ब्रैकेट सी टी अपॉन वन प्लस आर टू द पावर टी ब्रैकेट क्लोज माइनस सीओ, ये फॉर्मूला है। एंड री इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसमें। एंड प्रेफरेंस किसके लिए है, ये प्रेफर्ड व्हेन कंपेयरिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, कि अगर आपको कोई भी एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को कंपेयर करना है तो उसके लिए ये प्रेफर किया जाता है। सिंपल टू कैलकुलेट है, इंटरप्रेट आप इसको कर सकते हो, चीज़ों को आसानी से निकाल सकते हो। इंडिकेट एक्चुअल वैल्यू एडिशन टू द फर्म है, रिजल्ट का जो इंडिकेशन है। एंड उसके बाद जो आता है वो आता है आईआरआर। ये क्या है, डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी बिकॉम जीरो, जहां पे एनपीवी जीरो हो जाता है डिस्काउंट रेट पे, वो आईआरआर होता है, जिसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। रिलेटिव मेजर गिव्स परसेंटेज रिटर्न देता है, फॉर्मूला इसके सामने दिया गया है। एनपीवी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट सी टी अपॉन वन प्लस आर 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 टू द पावर टी ब्रैकेट क्लोज माइनस सीओ, री इन्वेस्टमेंट एट आईआरआर, ठीक है। मे गिव conflicting results फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, यहाँ पे भी एक्सक्लूसिव है, यहाँ पे भी एक्सक्लूसिव है, बट यहाँ पे कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड ट्रायल एंड एरर और फाइनेंशियल कैलकुलेटर, जो हमारा फाइनेंशियल कैलकुलेटर होता है उसमें ये काम करता है। एंड तब जरूरत होती है जब ट्रायल एंड एरर काम करना होता है। रेट ऑफ रिटर्न अर्न और इन्वेस्टमेंट के लिए
थर्ड क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर मोदिमलानी मिलर अप्रोच से। और यहाँ पे मैंने इसकी स्पेलिंग को करेक्ट किया है, जिन्होंने इसको बनाया है इस पीडीएफ को बिल्कुल ठीक है, बट थोड़ी छोटी मोटी स्पेलिंग में एरर्स हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे मिला लिखा होता, मिलर होगा MILLERS हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। और ये क्या कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको एक बार हम समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। तो देखो भाई, सबसे पहले इसको इन शॉर्ट हम एमएम थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि मोदी मिलानी मिलर अप्रोच को एमएम थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स ओवरऑल वैल्यू। देखो ये जो थ्योरी है वो हमें ये एक्सप्लेन करती है कि जो हमारी फर्म की जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर एंड और उसकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो इसके अंदर एक रिलेशनशिप बताया गया है फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर का और उसकी ओवरऑल वैल्यू के बारे में इस थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। और इसको प्रपोज्ड बाय फ्रांसो मोदिमलानी एंड मिल्टन मिलर ने 1958 में दिया था, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि इसके बिना हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो काफ़ी अधूरी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। The MM approach examines whether the mix of debt and equity capital structure affect the value of the firm or its cost of capital. MM approach ये भी एक्समाइन करता है कि whether the mix of debt, जो हमारे debt को अगर हम मिक्स करें या डेट एंड इक्विटी यानी कैपिटल स्ट्रक्चर की ओवरऑल बात करें, वो इफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ फर्म को और उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। तो इसको अगर हम अपने तरीके से मैं आपको इसको समझाऊं, तो पहले आप वो समझो, उसके बाद बुकिश लाइन पे आ जाएंगे जो कि हमारे सामने लिखी है। तो जो एमएम अप्रोच है बेसिकली, वो जो है उसकी जो मार्केट कंडीशन की अगर हम बात करूं, तो इन शॉर्ट हमारे जो एमएम अप्रोच का जो मेन फोकस था वो यही था कि उन्होंने बताया कि आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है। अगर आपने एक अच्छे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है तो दैट मीन्स कैपिटल गेन हाई होगा, जिससे हमारी अर्निंग पर शेयर भी हाई होती है, ठीक है, और उससे शेयर प्राइस भी बढ़ जाता है। तो मेन फोकस तो इन शॉर्ट में यही था, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में जाके समझें तो वो एक्चुअल में क्या है वो मैं आपको एक बार समझाती हूँ। मतलब उन्होंने बोला है कि आपको ये फोकस नहीं डालना कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है शेयर होल्डर के बीच में या फिर नहीं हुआ। इट्स टोटली डिपेंड कि आपने किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, किस सही जगह पे लगाया है, तो उससे कैपिटल गेन ज्यादा होंगे, शेयर प्राइस भी ज्यादा होंगे, ईपीएस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से है, री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी इसके अंदर इसको बोला गया है। तो एमएम थ्योरी के अंदर हैज टू की प्रपोर्शन prepositions. Preposition 1 में बोला है irrelevance of capital structure. The value of the firm is independent of its capital structure. It means that whether a firm is financed by debt, equity or a mix of both, its total market value remains the same. उन्होंने बोला कि अगर आपका जो फर्म है, whether a firm is financed by debt, इक्विटी या फिर मिक्स भी है, तो टोटल मार्केट वैल्यू फिर भी सेम रहेगी, प्रोवाइड सर्टेन अजम्पशन होल्ड। इसके अंदर VL इज इक्वल टू VU है। VL स्टैंड फॉर वैल्यू ऑफ द लिवरेज फर्म विद डेट, VU स्टैंड फॉर वैल्यू ऑफ द अनरिलेवेंट फर्म विदाउट डेट, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट इफेक्ट द फर्म वैल्यू, यानी उन्होंने हमें ये समझाया कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो हमारी फर्म की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। एक तो कॉन्सेप्ट ये था। सेकंड कॉन्सेप्ट में बताया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड लेवरेज जो होता है, यानी कि एक्चुअल में कि जो है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो इंक्रीज लीनियरली विद डेट इक्विटी रेशियो, बिकॉज इक्विटी होल्डर डिमांड हायर रिटर्न टू कम्पनसेट फॉर हायर फाइनेंशियल रिस्क। इसका एक फॉर्मूला भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, की जो ओ है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो कि कांस्टेंट रहता है। अभी कांस्टेंट मैं अभी आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। देन आता है के डी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट, एंड लास्ट वन इज डी अपॉन ई डेट इक्विटी रेशियो। यानी कि डेट इंक्रीजेस द फर्म इक्विटी बिकॉम रिस्की, इंक्रीजिंग के ई स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन अनचेंज। यानी कि अगर हमें इसके अंदर कांस्टेंट का एक जो केस है वो समझना है, तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि वो ये बताना चाहते हैं। आर्बिट्रेज थ्योरी मैंने इससे पहले पढ़ाई थी, मतलब एक कॉन्सेप्ट था। तो ये जो थ्योरी है ना, आर्बिट्रेज थ्योरी भी कह सकते हैं, क्योंकि मान लो एक अगर धागा है या कोई रस्सी है, उसको दोनों तरफ से अगर कोई खींच रहा है, दैट मीन्स दोनों तरफ से वो खींचेगा तो बराबर ही आना है, तो यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर मान लो कि हम ये बोलते हैं कि
जो हमारा डिविडेंड होता है, मान लो कि हमारा डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर के बीच में बँट जाता है, तो उससे क्या हमारा ईपीएस बढ़ेगा या कम होगा, वो एक बार समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि अगर हमने सारे प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर के बीच में बाँट दिया, तो उससे क्या होता है कि सारा फंड बँटने के बाद जो अब फिर दोबारा से हमें शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, और फिर इश्यू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हमें अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स होता है, जिससे क्या होता है, प्रॉफिट तो बढ़ गया एंड नंबर ऑफ शेयर भी इंक्रीज कर गए, तो फिर से कांस्टेंट वाली सिचुएशन राइज होती है। एंड दूसरी सिचुएशन आती है कि अगर हम सारा प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे ना बांटे, तो उससे क्या होगा, हम री इन्वेस्ट करेंगे, नए प्रोजेक्ट में करेंगे, उससे प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो डिक्रीज कर जाएंगे, ईपीएस बढ़ जाएगा एंड वैल्यू ऑफ द फर्म ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसको हम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि एक तरफ हमने प्रॉफिट को जो है एज अ होल, प्रॉफिट को हमने एज अ डिविडेंड जो है वो बांट दिया, और एक तरफ है कि हमने डिविडेंड को नहीं बांटा। तो कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है कि ईपीएस एक में ज्यादा आ रहा है, एक में कम आ रहा है। तो यानी कि मेन फोकस हमारा प्रोजेक्ट पे होना चाहिए, जो कि हमारे कैपिटल गेन को बढ़ाएगा और ईपीएस को बढ़ा देगा। थर्ड असम्पशन की बात करूं एमएम अप्रोच की, ये मैंने जो अभी आपको समझाया है वो अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल था, आप राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है असम्पशन ऑफ एमएम अप्रोच में बताएगी कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट एंड इन्वेस्टर एक्ट रैशनली, no taxes in the original model of 1958. And the third one is firm and investor can borrow at the same rate of the interest. Fourth one is investment decision are not affected by the financing decision. Fifth one is no transaction on bankrupt cost. And sixth one is information is freely available to all the investors. यानी कि जब हम एमएम अप्रोच पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जो है अज्यूम करके चलनी पड़ती है, जैसे कि कैपिटल मार्केट जो है हमें ये मान के चलना है कि वो परफेक्ट है एंड जो इन्वेस्टर्स है वो एक्ट कर रहे हैं रैशनली, कोई भी टैक्सेस नहीं है, फर्म और इन्वेस्टर जो है वो बोरो कर रहे हैं सेम रेट ऑफ रिटर्न से, एंड जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो भी हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन में कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, बैंकरप्ट कॉस्ट वगैरह ये सब चीजें नहीं है। नेक्स्ट आता है मैम अप्रोच विद कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात करूं मैं, तो वीएल इज इक्वल टू व्यू प्लस ब्रैकेट टीसी इनटू डी। टीसी स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट टैक्स रेट, डी स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ डेट। यानी कि हमें ये समझना है, इसको हम डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं, फॉर्मूला भी आप लिख कर आ सकते हो। बट अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो ये हमारे सिंपल एनालिसिस है एंड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न फाइनेंस है, यानी कि ये हमारे को एक थ्योरेटिकल बेसिस पे एक क्लियर पिक्चर देता है फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। अगर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस को लेना है तो हम इस थ्योरी का इस्तेमाल कर लेंगे। एंड द फाउंडेशन फॉर मॉडल फाइनेंस तो सर्व एज द बेस फॉर द लेटर थ्योरी ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यूएशन। तो दो पॉइंट्स भी इसके सफिशिएंट है, लेकिन अगर इसकी लिमिटेशन की मैं बात करूँ तो उसके अंदर आता है कि ये जो बैंकरप्ट कॉस्ट होती है उसको इग्नोर कर देता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को भी इग्नोर कर देता है, क्योंकि अगर मान लो हाई डेट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, कि आपका डेट अगर बढ़ जाता है तो इंसॉल्वेंसी का रिस्क भी बढ़ता है, जिसकी वजह से हम एमएम को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमारा हमने इशू करे डेट एंड इक्विटी इन्वॉल्व कॉस्ट नॉट प्रैक्टिकल। तो ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट थे, बाकी जिनको अभी डिटेल में समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, बट जिन्हें नहीं आया वो ये कंक्लूजन भी पढ़ के बना के लिख सकते हो, जो मैंने एग्जांपल दिया वो भी आप वहाँ पे बना के लिख सकते हो। ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा EOQ का, जो कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ा था। इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इट इज द ऑप्टिमम क्वांटिटी of inventory that a firm should order at one time to minimize total inventory cost such as ordering cost and carrying, को हम holding cost भी बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, पहले हम इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर मैं आपको एक अनदर एग्जांपल दूंगी, और डेफिनेशन इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपको कौन से राइटर की इजी लग रही है, वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या होता है कि हमें कुछ, जब भी हम अपनी फर्म को या अपने बिजनेस को चलाते हैं तो हमें कुछ क्वांटिटी इस तरीके से ऑर्डर करनी होती है, अपने एक्सपेंसेस इस तरीके से लगाने होते हैं, मटेरियल इस तरीके से ऑर्डर करना होता है ताकि हमें कम से कम जो है स्टोरेज वैल्यू आए और हमारी वेस्टेज ना हो। ठीक है, तो यानी कि हमें जो क्वांटिटी है वो इस तरीके से
ऑर्डर कर रही हैं कि हमें स्टोरेज में दिक्कत ना आए और बाकी चीज़ों में भी दिक्कत ना आए। तो इसकी डेफिनेशन से ही हम एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। EOQ इज़ द साइज़ ऑफ ऑर्डर, ये हमारे ऑर्डर करने के साइज़ हैं विच हेल्प इन मिनिमाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री such as ordering and carrying cost. In simple language, in simple terms, EOQ is the most economical quantity to order so that the business neither overstock nor understock. हमें सामान इतना खरीदना है कि वो जो स्टॉक है ना तो वो वेस्ट जाए और ना मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, इस तरीके से क्वांटिटी को ऑर्डर करना है। अब ये इजी लैंग्वेज में था, ये आप लिख सकते हो। फॉर्मूला है EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 DS अपॉन H। D stands for annual demand or uses unit per year. S stand for ordering cost per order, and third one is H carrying. H stand for carrying and holding cost per unit per year. एक्चुअल में होता क्या है, जब हम फर्म के अंदर फाइनेंस को मैनेज करते हैं तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फॉर्मूला हम लगाएंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, सो दैट हम फॉर्मूला लगाते हैं EOQ का। ऑर्डरिंग कॉस्ट बोले तो शॉर्ट में इसका सिंबल है S, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू H। ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है कॉस्ट इनकर्ड ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, पेपर वर्क, सप्लायर चार्जेस। जितने भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड खर्चे हैं, पेपर वर्क से रिलेटेड हैं, सप्लायर के चार्जेस हैं, वो सारे ऑर्डरिंग में आएंगे। और जो कैरिंग कॉस्ट है उसमें आता है स्टोरेज, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये सब कुछ आता है क्योंकि हमने उस सामान को, उस इन्वेंट्री को होल्ड करके रखा था। एंड EOQ फाइंड्स द बैलेंस पॉइंट वेयर दीज टू कॉस्ट आर इक्वल एंड मिनिमम। हमें होता क्या है कि EOQ हमें एक बैलेंस पॉइंट बता देता है, सो दैट वो जो कॉस्ट है वो जो दो कॉस्ट है वो इक्वल आए एंड मिनिमम आए, कम से कम आए। फॉर्मूला भी है और यहाँ पर सॉल्व भी करके दिखा रखा है एक प्रैक्टिकल, और यहाँ से प्रैक्टिकल आना मस्ट है और कई बार आया हुआ है, बाकी आप एक बार समझ लो। सबसे पहले फॉर्मूला मैंने अभी बता ही दिया था। तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको क्वेश्चन में एनुअल डिमांड यानी डी गिवन है 5000 यूनिट्स एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 100 पर ऑर्डर दे रखी है। कैरिंग कॉस्ट हमें ₹10 पर यूनिट पर ईयर दे रखी है। तो फॉर्मूला इज EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2DS अपॉन H। 2 का 2 आएगा, डी हमारी वैल्यू दे रखी है 500, तो हमने 500 यहाँ पे रख दिया, इनटू करेंगे 100 क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कितनी है, यानी कि एस कितना है, एस है हमारा 100, तो हमने रखा अपॉन 10 करेंगे, तो ये 0 से 0 वैल्यू, एक मिनट वेट, तो ये 0 से एक 0 कट जाती है और उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, उसके बाद हमारे पास बचता है 50,000 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखो ये दे रखा 1 लाख अंडर रूट में आ जाएगा। और जब हम इसकी अंडर रूट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट 316 यूनिट अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कैलसी यूज कर सकते हो। EOQ जो मॉडल है उसके अंदर हमें कुछ अजम्पशंस लेके चलनी होती हैं, जैसे कि जो डिमांड है वो हमें पता है, नोन है, सर्टेन है, कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। लीड टाइम है, टाइम बिटवीन ऑर्डर एंड डिलीवरी इज कांस्टेंट, यानी कि जो हमारा ऑर्डर करने का टाइम है, टाइम बिटवीन ऑर्डर किया और डिलीवरी का, वो कांस्टेंट है। ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट नोन है एंड कांस्टेंट है। नो स्टॉक आउट और स्टोरेज अकर, हमारे पास कोई भी स्टॉक आउट नहीं है और स्टोरेज अकर है। एंड द परचेज प्राइस पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, नो क्वांटिटी डिस्काउंट। देन उसके बाद आता है इसके कुछ फायदे और नुकसान, यानी कि जब हमने EOQ को फॉर्मूला लगाया तो उसके कुछ फ़ायदे हैं फर्म के अंदर या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इसका फॉर्मूला लगाते ही हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, इन्वेंट्री भी कंट्रोल हो जाती है, कैश फ्लो भी बेटर मैनेज होता है, स्मूथ प्रोडक्शन होता है, सिंपल टू यूज़ है। और इसकी कुछ बुराइयां हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, यानी कि एज्यूम डिमांड एंड लीड्स टाइम आर कांस्टेंट। क्वांटिटी जो डिस्काउंट है उसको ये इग्नोर मार देता है। स्टैटिक मॉडल है, नॉट सुटेबल फॉर पेरिशेबल, ये जो इनइफेक्टिव फॉर गुड्स विद शॉर्ट सेल्फ लाइफ, जिनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, उसको ये थोड़ा इग्नोर कर देता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि आप फीचर से बना के लिख सकते हो, बहुत ईजी वही पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट मॉडल्स का। मैनेजमेंट मॉडल्स में आता है जो कि रिसीवेबल है। रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल मीन्स दैट कि कुछ भी रिसीव हो रहा है आपको, आपने उसको, जो चीज़ आपके पास आई है आप उसको कैसे मैनेज करोगे। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड कलेक्टिंग द अमाउंट ड्यू from customers to ensure timely cash inflow and minimize the risk of the bad debts. It is an important part of working capital management as it helps maintain a balance between
सेल्स ग्रोथ एंड लिक्विडिटी। इट मीन्स दैट कि जो रिसीवेबल मैनेजमेंट होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, फिर उसको कंट्रोल करते हैं और कलेक्ट करते हैं अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर की, हमारे कस्टमर से कौन सा अमाउंट ड्यू है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं टू एंश्योर टाइमली कैश इनफ्लो, सो दैट हमारे जो इनफ्लोज हैं, इनफ्लोज मीन्स दैट होता है कि आपने क्या इन्वेस्ट किया हुआ है, कहाँ से कहाँ कहाँ पे आपने आपका पैसा जा रहा है, और सो दैट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स कि आपने अपने जो कस्टमर्स हैं उनके जो अमाउंट ड्यू हैं उसको कलेक्ट करना है, ताकि जो आपके बैड डेब्ट्स हैं होने वाले हैं, पैसा डूबने वाला है, वो ना डूबे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे वर्किंग कैपिटल का, क्योंकि जब आप फर्म के अंदर या बिजनेस के अंदर काम करते हो तो आपको डे टू डे एक्टिविटीज के कुछ खर्चे निकालने होते हैं। वो खर्चे किस बात पे निकलते हैं, जब आपकी फंडिंग आपने इनफ्लो करा बट आपको आउटफ्लो नहीं आ रहा, आपके कस्टमर के पेमेंट पेंडिंग्स है, तो आप अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो दैट आपको एक बैलेंस बनाना है सेल्स ग्रोथ में एंड लिक्विडिटी में। नेक्स्ट आता है रिसीवेबल मैनेजमेंट के कुछ उद्देश्य है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहला आता है कि आपने अगर रिसीवेबल, जो चीज आपको रिसीव हो रही है, आपने उसको अगर मैनेज करा टाइम पे, तो उससे क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहला, आपकी सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों ही बढ़ जाते हैं, और ऑफरिंग क्रेडिट टू रिलायबल कस्टमर, और आपके जो कस्टमर रिलायबल हैं उनको आपने सिर्फ उधारी देनी है, अदरवाइज आपने उधार को इग्नोर करना है। टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सटेंडिंग क्रेडिट, अपनी कॉस्ट को कम करना है और अपने रिस्क को कम करना है, उनको सामान नहीं देना है, उनको अपना गुड्स नहीं बेचने जहां से कि आपको लगता है कि ये पेमेंट आने में टाइम लग सकता है। थर्ड है टू मेंटेन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, नॉट टू हाई कॉज अ लिक्विडिटी इश्यूज एंड नॉट टू लो रिड्यूस सेल्स, यानी कि जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल है उसको ऑप्टिमम लेवल पे काम करना है, उसको मेंटेन करना है, ताकि लिक्विडिटी के इश्यूज ना आए, ना तो ज्यादा हाई हो ना तो ज्यादा लो हो। अगर लो होगी तो सेल गिर जाएगी, और अगर हाई होगी तो लिक्विडिटी इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है नीड फॉर रिसीवेबल मैनेजमेंट में, कि हमें क्यों जरूरी है रिसीवेबल को मैनेजमेंट करना। तो देखो, सिंपल है, सेल्स को प्रमोट करता है, लिक्विडिटी भी मेंटेन करता है, बैड डेब्ट को कंट्रोल कर लेता है, जो पैसा डूबने वाला होता है उसको पहले ही पहचान लेता है, और रिस्क, हाई रिस्क कस्टमर को जो है पहचान लेता है, कस्टमर के रिलेशन को भी इंप्रूव करता है, और एक क्रेडिट पॉलिसी जो बिल्ड होती है गुडविल एंड लॉयल्टी की, उसको भी मेंटेन कर लेता है। तो यही सारे पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे कुछ बताया है कि कंपोनेंट्स बताए गए हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट के, जैसे कि मान लो क्रेडिट पॉलिसी है, डिसाइड हु गेट क्रेडिट एंड हाउ मच एंड फॉर हाउ लॉन्ग, इंक्लूड क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट टर्म्स एंड कलेक्शन पॉलिसी। सेकेंड है क्रेडिट इवैल्यूएशन, एनालाइजिंग कस्टमर क्रेडिट वर्दीनेस यूजिंग फाइनेंशियल रेशियो, हिस्ट्री एंड रेपुटेशन, कि उधारी की भी कुछ पॉलिसी होनी चाहिए कि किसको देना है, कितना देना है, कितने समय के लिए देना है। तो ये भी हमारे वर्किंग कैपिटल में इफेक्ट डालती है। अगर हम किसी को लंबे समय के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे कुछ नुकसान हो जाते हैं, हमारी जो फर्म के जो डे टू डे की एक्टिविटीज होती हैं वो हम नहीं कर पाते, वहां पे शॉर्टेज आ जाती है। क्रेडिट इवैल्यूएशन में भी हमारे फाइनेंशियल रेशियो को बताता है, उसके रेपुटेशन, क्रेडिट की कुछ टर्म्स भी होती हैं, कि यहाँ लिखा भी है कि ड्यूरेशन अलाउड फॉर पेमेंट, ठीक है, कि आपने क्या रखा है, 2% डिस्काउंट इफ पेड विद इन द 10 डेज, की अगर आपको आपने 10 दिन में पैसे चुका दिए तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, फुल पेमेंट इन 30 डेज। तो वो क्रेडिट टर्म्स इज टोटली डिपेंड अपॉन योर फर्म एंड योर एक्सपीरियंस। फोर्थ आता है कलेक्शन पॉलिसी, स्टेप्स टेकन टू रिकवर ओवर ड्यूज अमाउंट, रिमाइंडर, फॉलो अप लेटर्स एंड लीगल एक्शन, कि अगर पैसा नहीं आ रहा है तो उसकी कुछ पॉलिसीज बनाओ भाई, कि फॉलो अप लेटर्स जाएंगे, रिमाइंडर्स जाएंगे, या फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हैं, बाकी आप बना के लिख सकते हो, वही सारे पॉइंट्स हैं। कंक्लूजन यहाँ दे रखा है, फॉर्मूला है नेट बेनिफिट्स का, यहाँ पर दे रखा है फॉर्मूला, दे रखा है डिसीजन रूल का, ACP इज इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल अपॉन एवरेज डेली क्रेडिट सेल। ठीक है, ये आप लिख सकते हो बना के भाई, वही सारी चीजें हैं। इसमें एक्चुअल में काफी कुछ दे रखा है, तो मैं आपको जो मेन में ना वो समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ लेवरेज पे। जो टाइप ऑफ लेवरेज होती है वो एक्चुअल में होती क्या है वो एक बार हम समझना चाहेंगे।
लेवरेज मीन्स दैट, यानी कि मैंने इसको वैसे तो वन शॉट में काफ़ी डिटेल में कराया था, पर मुझे नहीं पता आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है लेवरेज का टॉपिक, बट इसके अंदर हम एक बार समझेंगे कि लेवरेज एक्चुअल में है क्या। तो leverage refers to the use of fixed cost to magnify the potential return of the business. In simple terms, leverage is equal to use of fixed cost to increase profit. यानी कि हमने अपने fixed cost को use करना है so that हमारा जो profit है वो बढ़ जाए। तो लेवरेज जो होती है, इट शोज हाउ अ स्मॉल चेंज इन सेल, कि एक सेल के अंदर एक छोटा सा भी अगर बदलाव आ जाता है, या फिर ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लीड्स टू लार्ज चेंज इन ईपीएस, यानी कि अगर हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो है वो लीड करता है, जो कि हमारे ईपीएस को बढ़ा देता है, अर्निंग पर शेयर को बढ़ा देता है, अगर वो बढ़ गया तो प्रॉफिट भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से है लेवरेज। एंड जो लेवरेज है बेसिकली उसमें आता है कि ये 3 तरीके से रहता है, 3 टाइप का होता है। एक तो होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, एक होता है फाइनेंशियल, एंड थर्ड जो होता है वो होता है हमारा कंबाइन लेवरेज। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग की बात करूं तो इफेक्ट ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑन ईबीआईटी, यानी बिजनेस ऑपरेशन की बात हो रही है। फाइनेंशियल में आता है फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। थर्ड आता है, दोनों का मिक्सचर होता है, ओएल प्लस सीएल होता है, एफएल होता है। ठीक है, तो टोटल रिस्क बोले तो बिजनेस प्लस फाइनेंशियल, इस तरीके से रहता है। तो अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि मैंने अभी तक बुकिश लैंग्वेज में क्या समझाया, तो मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। लेवरेज में होता क्या है कि रेशियो जो होती है ना वो बताई जाती है कि कितना रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, एनालाइज किया जाता है कि टोटल एसेट्स पे कितना डेट आएगा, टोटल डेट कितना आएगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से, यानी कि ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मीट आउट करता है, ईपीएस इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये था इन शॉर्ट। ठीक है, अब जो है ऑपरेटिंग लेवरेज का भी एक फॉर्मूला है, ओएल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ये एक फॉर्मूला आप अच्छे से तैयार कर लेना, और इसके क्वेश्चन आएंगे तो बस फॉर्मूले में पुट करके निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है एफएल। एफएल जो होता है हमारा फाइनेंशियल लेवरेज होता है, इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ये फॉर्मूला लगाना है। ये बोल रहा है कि अगर आपका एफएल ज्यादा है, हाई है, तो दैट मीन्स आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो काफी हाई है, मोर डेट है एंड मोर इंटरेस्ट टू पे है। एंड आपका एफएल अगर लो है तो फाइनेंशियल रिस्क कम है बट लोअर रिटर्न टू शेयर होल्डर। जो आपके शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है आपकी कंपनी में, उसमें जो रिटर्न मिलेगा वो काफी कम मिलेगा, और इसका फॉर्मूला लिखा है, वो फॉर्मूला पुट करना है। थर्ड वन इज कंबाइन लेवरेज। कंबाइन स्टैंड्स की दोनों का मिक्सचर है, दोनों को मल्टीप्लाई देना है, दोनों को मल्टीप्लाई देने के बाद आपका कंबाइन लेवरेज निकलता है, यानी सीएल इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। एंड सीएल निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी है। तो इस तरीके से तीनों का डिफरेंस है, बाकी आप कर सकते हो इसको। ठीक है, अपना लेवरेज जो होता है उसके कुछ फायदे भी हैं। ठीक है, कुछ फायदे हैं। लेवरेज अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर मान लो हम अपनी फर्म के, ठीक है, टोटल एसेट पे टोटल डेप्ट निकालना चाहें, तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है। प्रॉपर यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट मैग्नीफाइड रिटर्न, यानी कि जो हमने फिक्स कॉस्ट पे यूज करा था, पैसा लगाया था, तो उससे हमें रिटर्न कितना मिला। नेक्स्ट आता है प्लानिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। हेल्प इन प्लानिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द राइट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी पे काम करता है, हमारे रिस्क को भी इवेलुएट कर लेता है ये, एंड डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इसकी कुछ बुराइयां हैं, जैसे कि रिस्क बढ़ जाता है। हाई लेवरेज इंक्रीजेस चांस ऑफ लॉस इन बैड टाइम, यानी कि अगर हमारी जो लेवरेज है वो काफी हाई आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा पैसा डूबने वाला है। एंड सेकंड आता है फिक्स ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट एंड फिक्स कॉस्ट मस्ट बी पेड रिगार्डलेस ऑफ द सेल। थर्ड वन इज रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। एंड फोर्थ वन इज may leads to bankrupt if sale fall। हाई फिक्स कॉस्ट कैन कॉज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कि अगर हमारी सेल गिर जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है और हमारे को कुछ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो जाता है और हम बैंक करप्ट हो सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन। एंड सेवेंथ क्वेश्चन आता है वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। अब वैल्यू ऑफ मनी जो होता है ना, ये आपके ही एग्जाम्पल से मैं इसको समझाऊंगी। तो एक बार देख लेते हैं वैल्यू ऑफ मनी एक्चुअल में है क्या। तो वैल्यू ऑफ मनी
की एक डेफिनेशन दे रखी है कि रेफर्स टू परचेजिंग पावर ऑफ मनी, दैट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन यूनिट ऑफ मनी कैन बाय। सिंपल भाषा में बोले तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 500 रुपये का। अगर आज जो हमारे पास 500 रुपीज़ हैं, उससे हम जो सामान खरीद पा रहे हैं, कल या परसों या 2 साल बाद या 1 साल बाद हम 500 रुपये में वो सामान नहीं खरीद सकते, बिकॉज टाइम के साथ साथ, यानी मनी वैल्यू जो होती है वो अकॉर्डिंग टू टाइम होती है, टाइम के हिसाब से उसकी कैपेसिटी गिरती रहती है, यानी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो गिर जाती है। ठीक है, अब पहले के टाइम की बात करें, आज से 10 साल पहले की बात करें या फिर 50 ईयर्स पीछे की बात करें, तो 500 रुपये में बहुत कुछ आ जाता था, लेकिन आज नहीं आ पाता। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द टाइम। टाइम के हिसाब से व्हेन प्राइस राइजेस द वैल्यू ऑफ मनी फॉल, कि प्राइस अगर बढ़ जाता है, प्राइस अगर बढ़ा तो वैल्यू ऑफ मनी गिर जाती है, और अगर प्राइस जो है वो गिर रहा है तो मनी राइज कर जाती है, बढ़ जाती है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल आर इनवर्सली रिलेटेड। ये इनवर्सली का इन्होंने यहाँ पे बताया है, वैल्यू ऑफ मनी इनवर्सली वन अपॉन द प्राइस लेवल। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इन्होंने बताया, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड अ मेजर ऑफ वैल्यू। पहले के समय में क्या होता था, बार्टर सिस्टम था, सामान के बदले सामान था, बट अभी मनी का एक्सचेंजमेंट है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एंड द वैल्यू ऑफ द मनी एंड मेजर ऑफ वैल्यू। इन्फ्लेशन कब होता है, अभी सबसे ज्यादा महंगाई चल रही है, राइज इन जनरल प्राइस लेवल, क्योंकि जो हमारा प्राइस लेवल है, चीजों का प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है और वैल्यू ऑफ मनी गिर रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन है। डिफ्लेशन उसका उल्टा होता है, जनरल प्राइस लेवल जो है वो गिरता है तो मनी जो होती है, मनी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही। तो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने समझाया, इफ अ पेन कॉस्ट ₹10 टुडे एंड 20 नेक्स्ट ईयर, द प्राइस डबल सो दैट द वैल्यू ऑफ द मनी you now needs to ₹20 to buy what ₹10 could buy easier। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मैं आपको आज 500 रुपये देती हूँ और आप जाके सामान खरीद लो, या फिर मैं बोलूं कि मैं आपको 1 साल बाद 500 रुपये दूंगी, अब उसका कुछ ले लेना, तो आप सोचोगे कि मैं आज ही ले लेता हूँ, क्योंकि 500 रुपये में जो चीज आज आ सकती है वो 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो नहीं आ सकती। ठीक है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो रेफर्स टू द एक्सचेंज रेट, द वैल्यू ऑफ वन कंट्री करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। ₹1 इज इक्वल टू $0.012। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कंट्री वाइज कि उसकी वैल्यू कितनी है, किस करेंसी में वो चल रहा है, और कौन कौन से फैक्टर वैल्यू ऑफ मनी को इफेक्ट डाल रहे हैं। मतलब ये महंगाई जो है या फिर ये जो वैल्यू ऑफ मनी है वो अगर गिर रही है तो या इफेक्ट कर रही है, तो क्या क्या रीजंस है उसके पीछे। सबसे पहला आता है प्राइस लेवल, हायर प्राइसेस रिड्यूस परचेजिंग प्राइसेस, कि अगर आपका प्राइस बढ़ता जा रहा है, इस इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो यानी परचेजिंग पावर भी तो कम हो रही है ना। पहले 500 रुपये में घर का अगर मैं 50 साल पहले की बात करूं, ठीक है, तो 500 रुपये में पता नहीं क्या क्या आ जाता था, कितना राशन आ जाता था, बट आज के टाइम पे नहीं आ रहा, क्योंकि हायर प्राइसेस हैं, रिड्यूस परचेजिंग पावर, उसने हमारी परचेजिंग पावर को गिरा दिया है, जिससे लोअर वैल्यू ऑफ मनी हो गया है। एक तो पॉइंट ये है। सेकंड है मनी सप्लाई, मनी की जो सप्लाई है वो एक्सेस हो चुकी है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ने की वजह से वैल्यू फॉल कर रही है। देखो, सिंपल सी बात है, मनी सप्लाई जो है वो कम हो गई है, वो एक्सेस हो गई है, जिसकी वजह से महंगाई है, और महंगाई की वजह से वैल्यू गिर गई है। प्रोडक्शन लेवल कैसा है, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो प्राइजेस स्टेबल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और हायर वैल्यू ऑफ मनी होगी। डिमांड फॉर मनी की बात करें तो होल्डिंग जो मनी है उसकी डिमांड भी काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ गई है। इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो हायर इंटरेस्ट है, पीपल होल्ड लेस मनी। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लोग जो है मनी को होल्ड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी जो है, स्टेबल वैल्यू जो है वो भी कम हो रही है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आता है प्राइस इंडेक्स नंबर का एक फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ मनी इंडेक्स इज इक्वल टू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स। ये थोड़ा सा ज़्यादा है पोर्शन, बाकी आप लिख सकते हो। वैल्यू ऑफ मनी के कुछ इंपॉर्टेंस है, फिर से वही वाली बात है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट है, में मदद करता है, फॉर्म एंड इंडिविजुअल प्लान कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, आज से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस हिसाब से महंगाई चल रही है हम अपनी कैलकुलेशंस लगा सकते हैं कि आज से आने में 10 साल बाद हम कहाँ पे लाई करेंगे,
और स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूँ तो एक्सटर्नल वैल्यू इंश्योर स्मूथ ट्रेड रिलेशन को भी स्टेबल करता है। एंड सोशल जस्टिस है प्रिवेंट इनइक्वालिटी बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। जो हमारे डेटर एंड क्रेडिटर्स हैं उनके बीच की जो इनइक्वालिटी है, जो ऊपर नीचे जो बैलेंस बन रहा है ना, उसको प्रिवेंट करता है। वैल्यू ऑफ मनी के कुछ कॉजेज हैं, जैसे मनी सप्लाई का बढ़ना, डिमांड फॉर गुड्स बढ़ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत इंक्रीज हो रही है, रिडक्शन इन स्पेंडिंग। ठीक है, तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के, कि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई कम हो रही है। भाई कम तो होने से रही, लेकिन जिसमें बढ़ रही है इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो रहा है। मनी सप्लाई बढ़ना, डिमांड फॉर गुड्स। आज के टाइम पे लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जिसकी वजह से डिमांड जो है गुड्स की बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स सर इसका उल्टा कर देना तो वो हमारा डिफ्लेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, टाइप ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल वर्सेस नेट वर्किंग कैपिटल। इसका बस डिफरेंस समझना है, दैट्स इट। सबसे पहले अगर हम बात करें 1 मिनट, फिक्स एंड वर्किंग है, इसका देख लेते हैं इन्होंने कैसे समझाया है। 1 मिनट। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, बस वर्किंग कैपिटल है, उसके आगे ग्रॉस लगा है और एक के आगे नेट लगा है। तो वर्किंग कैपिटल आपको नाम से ही क्लियर है, वर्किंग मतलब वर्क, वर्क के लिए जो हम काम अपनी फर्म के अंदर जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके लिए जो कैपिटल खर्च हो रही है तो उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट, जितने भी हमने करंट एसेट में पैसा लगाया है वो वर्किंग कैपिटल ग्रॉस की होगी। और जो नेट होता है उसके अंदर क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, कि आपने कितना अपनी वेल्थ में पैसा लगाया और जितना आपको कर्जा पे करना है दोनों को माइनस कर देना, देन यू विल गेट द नेट वर्किंग कैपिटल। उसके बाद आता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में जो फॉर्मूला है वो वही है, करंट एसेट है, और वो यही नीचे सेम चीज लिखी है शॉर्ट में। तो जो हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है वो किस चीज पे फोकस करता है, मैनेज करता है टोटल टोटल करंट एसेट्स को, और ये लिक्विडिटी पोजीशन निकालता है हमारे फर्म की। और उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य रहता है टू ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, और ये हमारी मीट करता है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा कर देता है। 3-4 पॉइंट भी सफिशिएंट है। यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, बस आपको ये समझना है और आप वैल्यू निकल जाएगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे करंट एसेट दे रखी है 8 लाख की और करंट लाइबिलिटी 5 लाख की है, तो अगर आपको ग्रॉस और नेट निकालना है तो ग्रॉस के लिए आपको पता ही है वो ग्रॉस का फॉर्मूला क्या था, यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ, वेट, यहाँ पे लिखा था कि ग्रॉस जो वर्किंग कैपिटल है इज इक्वल टू करंट एसेट्स। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, करंट एसेट, ये हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। और नेट के लिए दोनों को माइनस करना है, 8 लाख में से 5 लाख चले जाएंगे, देन यू विल गेट द 3 लाख। तो ये फॉर्मूला पुट करके आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी आप ये थोड़ा जो है इंपॉर्टेंट दे सकते हो, मतलब जो भी इसमें दे रखा है ज़्यादा डिटेल में मेन करा रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिविडेंड का। डिविडेंड क्या होता है, तो देखो भाई, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि जब कोई पर्सन किसी भी कंपनी के अंदर पैसा लगाता है और उसको बदले में प्रॉफिट मिलता है, उसी प्रॉफिट को हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, हमने प्रॉफिट ना बोल के शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिल रहा है उसको हमने प्रॉफिट ना बोल के डिविडेंड बोल दिया। ठीक है, बाकी ये डेफिनेशन पढ़ सकते हो डिविडेंड के। जो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दे रखा है बता देती हूँ मैं। डिविडेंड के कुछ फीचर्स होते हैं जिससे कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, एंड डिविडेंड इज पेड आउट द प्रॉफिट ऑफ आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे फर्म ने करने थे, टैक्स पे करना था, रिजर्व रखना था बाद के लिए, वो सब करने के बाद जो प्रॉफिट बढ़ जाता है शेयर होल्डर में, वो हमारा डिविडेंड कहलाता है। नेक्स्ट आता है बोर्ड रिकमेंडेशन, जैसे कि बीओडी जो होता है वो डिक्लेयर करते हैं कि इतना डिविडेंड बटना चाहिए, वो सब है। फॉर्म ऑफ पेमेंट कैसे रहेगी, कि वो कैश की फॉर्म में करेंगे डिविडेंड को पे, या फिर शेयर दे देंगे अपनी कंपनी के, या फिर कोई प्रॉपर्टी दे देंगे। नेक्स्ट आता है, इतने पॉइंट्स बहुत है। डिविडेंड के कुछ इंपॉर्टेंस हैं, शेयर होल्डर के कॉन्फिडेंस को इनहांस करता है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो और आपको बदले में अच्छे प्रॉफिट मिल जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, आप ट्रस्ट करने लगते हो उस कंपनी पे या उस फर्म पे। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो इंडिकेट करता है, मार्केट प्राइस भी इन्फ्लुएंस होता है, और गुडविल भी मेंटेन रहती है, क्योंकि आपने पैसा शेयर होल्डर को टाइमली पे कर दिया और अच्छे खासे रेट में करा है। ये सब था।
वही सारे यही फीचर आप बना के लिख सकते हो, इसमें से 3-4 सेम है। इसके कुछ फायदे हैं। सबसे पहला आता है कि रेगुलर इनकम रहती है शेयर होल्डर की, एंड मार्केट रेपुटेशन भी इनहांस होती है, और ये पोटेंशियल इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट करता है। बुराई क्या है कि रिटेन अर्निंग को रिड्यूस करता है, कैश फ्लो के इश्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, इरेगुलर पेमेंट्स भी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैश बजट का। नाम से ही क्लियर है कि आपके ये फोरकास्ट करता है कि फोरकास्ट ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि कितना पैसा गया कितना आया दोनों को माइनस कर दो, कैश बजट निकल जाएगा आपका कि आपका कैश का बजट कितना है। सबसे पहला कैश बजट में आता है आप लोगों का फीचर फोरकास्टिंग टूल। ये एक तरीके का टूल है, फ्यूचर रिसिप्ट एंड पेमेंट को भी एस्टिमेट कर लेता है कि आज हमारे पास अगर 10 रुपए आ रहे हैं तो हम फ्यूचर में पता लगा सकते हैं कि कितना आएगा या फिर कितना जाएगा। शॉर्ट टर्म प्लान के लिए आप इसको प्लान कर सकते हो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। थर्ड में आता है कवर ओनली कैश आइटम, फोकस सोलली ऑन द कैश ट्रांजेक्शन नॉट ऑन क्रेडिट, और नॉन कैश आइटम को ये इग्नोर करता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैश पे काम करता है। डिसीजन मेकिंग एड होता है, इसके उद्देश्य यही है कि कैश शॉर्टेज को भी अवॉइड करता है कि आगे कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए पहले ही कैलकुलेशन ले आता है। सरप्लस कैश को भी ये यूटिलाइज करता है, बोरिंग नीड्स को भी प्लान करता है। फायदा यही है कि कैश को मैनेज करने का ये एक बहुत अच्छा टूल है। सॉल्वेंसी को भी मेंटेन रखता है ये, क्रेडिट वर्दीनेस भी इंप्रूव होती है। और कुछ बुराइयां हैं जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है, और ये नई नई फर्म के अंदर थोड़ा सा दिक्कत देता है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में टाइम लगता है। एंड इसका फॉर्मेट आपके सामने है, बहुत ईजी सा फॉर्मेट है, आप इसको पढ़ भी सकते हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत, अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो आप वन शॉट देख लेना। वैसे तो ये फॉर्मेट में बताया गया है कि ओपनिंग कैश बैलेंस आएगा और उसके अंदर इनफ्लोस को आपको ऐड करना है, मतलब जो पैसा आया है जैसे ही आप उसको ऐड करोगे कैश सेल पता चल जाएगी। उसके बाद आपको कलेक्शन फ्रॉम डेटर, आपने डेटर से कितना कलेक्ट किया वो रखना है, फिर अदर कोई रिसिप्ट पैसा आया तो वो रखना है, फिर उसके बाद टोटल कैश अवेलेबल, कितना आपके पास कैश अवेलेबल है, फिर उसमें से कैश आउटफ्लो माइनस करना है। उसके बाद क्रेडिटर को कितनी पेमेंट दी है, मतलब सारे आउटफ्लो को माइनस कर दो, मतलब वेजेस, सैलरी, रेंट, इन सबको माइनस कर देना, तो आपका निकल जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस निकल जाएगा। सबसे पहला जो पैसे आए थे इनफ्लोज, ठीक है, सॉरी, आपको सबसे पहले ऊपर क्या लेना है, कैश इनफ्लो लेना है, ठीक है। इन मतलब पैसा आया है आपके पास, ठीक है, जो जो पैसा आया वो रखना है, उसके बाद जो पैसा गया उसको माइनस कर देना, देन यू विल गेट द कैश बैलेंस। तो ये इसका क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्मूले में पुट करना है और निकल जाएगा, मतलब फॉर्मेट में। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है। डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कंपनी टू बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक। जैसे कि एक कंपनी शेयर अपने निकाल के शेयर होल्डर से फंड इकट्ठा करती है, तो ऐसे ही एक कंपनी जो होती है वो लंबे समय के लिए एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। कंपनी बोरो करती है मनी, जनता से पैसा इकट्ठा करती है और उनका पैसा बिल्कुल सेफ रहता है, और उनको कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को टाइमली मिल जाता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी कहीं नहीं जाता, टिका रहता है। यानी प्रॉफिट हो या लॉस उनको पैसा इंटरेस्ट जो है वो अच्छा मिलता है, और वो भी बैंक या फिर किसी अनदर जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे अच्छा मिलता है। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो यहाँ पे होता है एक तो होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में आता है दीज आर द बैक्ड बाय अ चार्ज ऑफ मॉर्गेज ऑन द कंपनी एसेट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट डिबेंचर होल्डर कैन क्लेम रीपेमेंट फ्रॉम दोज एसेट्स। भाई उन्होंने जो पैसा लगाया वो क्लेम वगैरह कर सकते हैं क्योंकि ये सिक्योर्ड होते हैं, और जो अनसिक्योर्ड होते हैं उसमें कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता किसी भी एसेट के ऊपर। रिडीमेबल में क्या होता है, आप रिडीम करा सकते हो, रीपेड आफ्टर अ फिक्स पीरियड के बाद आप इसको जो है रिडीम करा सकते हो। इनरिडीमेबल में क्या होता है, नॉट रीपेड ड्यूरिंग द कंपनी लाइफ टाइम, पेड ओनली द लिक्विडेशन। जैसे ही कंपनी का लिक्विडेशन होगा तभी आप उसको पे करोगे, तभी कंपनी आपको पे करेगी। कन्वर्टेबल में भी यही है कि आप कन्वर्ट करा सकते हो। पार्टली में क्या होता है, कुछ हिस्सा आपका डिबेंचर कन्वर्ट हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, ये काफी डिटेल में दे रखा है वैसे तो, और ये मैंने वन शॉट में करा रखा है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर कौन पर्सन होता है, नाम से क्लियर है, फाइनेंस को मैनेज करने वाला बंदा ही जो होता है वो फाइनेंस मैनेजर होता है। अ फाइनेंस मैनेजर इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पैसों से रिलेटेड रिसोर्सेज होते हैं उसको प्लान करना, सही जगह पे यूज करना और उसको कंट्रोल करना ही फाइनेंशियल मैनेजर होता है, जिसको काफी एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो अच्छे से ले सके कि उसको कहाँ पे पैसा लगाना है और अच्छे प्रोजेक्ट में लगाना है, सो दैट अच्छा प्रॉफिट हो
और कौन सी एसेट्स को परचेज करना है और अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है। फाइनेंसिंग डिसीजंस में आता है choosing the right mix of debt and equity to raise fund at the minimum cost while maintaining financial stability. थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन, हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, की शेयर होल्डर को किस तरीके से पैसा बांटना है डिविडेंड की फॉर्म में और कितना हमें रखना है ग्रोथ के लिए। ऐसा नहीं है कंपनी ने 10 रुपये अगर कमाया तो 10 के 10 जो है वो डिबेंचर शेयर होल्डर को दे दिए और बाकी के लिए नहीं रखे। डे टू डे के फंक्शंस में आता है कैश मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, कॉस्ट को कंट्रोल करता है। वही सारे पॉइंट्स आप बना के आराम से लिख सकते हो। और फाइनेंस मैनेजर के कुछ ऑब्जेक्टिव है जैसे कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है, लिक्विडिटी को इंश्योर करता है। 3 पॉइंट्स भी आपके सफिशिएंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कैपिटल बजटिंग पे। ये नाम से क्लियर है, कैपिटल का बजट बनाना, यानी कि जो हम पैसा लगा रहे हैं या जो एक मालिक जो है, जो पर्सन है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो जो अपना पैसा लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है, उसको कैसे बजटिंग में लाना है, कैसे उसका बजट बनाना है। जैसे कि प्लानिंग करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करना कि मशीनरी में लगाना है, बिल्डिंग में लगाना है या नए प्रोजेक्ट में लगाना है। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं, वही डेफिनेशंस हैं। कैपिटल बजटिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं है तो आने वाले समय में आपको लॉस भी हो सकता है। लार्ज एक्सपेंडिचर होता है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, क्योंकि आप मशीनरी लैंड बिल्डिंग पे लगाओगे तो पैसा काफी हाई चाहिए होता है। इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं, रिस्क एंड अनसर्टिनिटी रहती है, यानी कि बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो विच आर अनसर्टेन। कैश बजटिंग के कुछ उद्देश्य हैं। सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ये एनालाइज करता है एंड उसके बाद हमारा आता है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल कैपिटल को इंश्योर करता है, शेयर होल्डर की वेल्थ को ये मैक्सिमाइज कर देता है। तो ये सब है और ये सारे तो मैंने ऑलरेडी वन शॉट में कराया है। जिनको पढ़ना है ना एनपीवी क्या होता है ये सब, वो वहां से पढ़ सकते हैं। वही सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कॉस्ट क्या होता है। अ कॉस्ट इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कॉस्ट की अगर बात करूँ तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड यूज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। अगर आपने कंपनी के अंदर कोई सामान बना रहे हो, कोई गुड्स को बना रहे हो, तो उसके लिए कितना मटेरियल चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितने अदर एक्सपेंसेस होंगे, इन सबको जो है यूज करना पड़ता है सामान या सर्विस को देने में। तो ये मॉनेटरी वैल्यू होती है। ठीक है, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, की कॉस्ट क्या है कि आपने अपने सामान बनाने के लिए कितना खर्चा किया, वही आपकी कॉस्ट है। और मटेरियल कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट होती है और एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि आपने कच्चा माल लाए उसकी कॉस्ट, आपने लेबर को कितनी दिहाड़ी सैलरी दी वो भी एक्सपेंस है। अदर कोई इनडायरेक्ट जैसे कि रेंट है, पावर है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, ये सारे भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब भी आ जाते हैं इसमें। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, फिक्स कॉस्ट जैसे कि रेंट और सैलरी है, ये जो है वो फिक्स्ड है, जो कि जल्दी से चेंज नहीं होती। वेरिएबल जिसको आप बदल सकते हो, जैसे कि चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट, जैसे कच्चा माल अगर आज अच्छा नहीं लग रहा तो कोई दूसरी क्वालिटी कंपनी का ले आए तो वेरिएबल है, उसको आप बदल सकते हो। सेमी वेरिएबल में कुछ चीजें फिक्स रहती हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस। और ये सारे हैं, ये तो काफी ज्यादा दे रखा है, तो इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है। कुछ कॉस्ट बताइए, जैसे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड हुई थी पास्ट के अंदर, जो कि आपने बुक्स में रिकॉर्ड करी थी, वो हिस्टोरिकल है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, जो कि एस्टिमेटेड होती है, जिसको आप एस्टिमेट करते हो। ठीक है, वो बिल्कुल सही नहीं होती, बट आपने उसको अंदाजा लगाया है। बजटेड कॉस्ट फॉर फ्यूचर ऑपरेशन, क्योंकि आपको फ्यूचर में काम करना है, इसलिए आपने आज ही उसकी वैल्यू लगा ली। कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होती है, कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल बाय मैनेजर, जो मैनेजर के हाथ में, जिसको वो कंट्रोल कर सकता है, जैसे डायरेक्ट लेबर। अनकंट्रोलेबल, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में है ही नहीं। आपका प्रोडक्शन हो रहा है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको फैक्ट्री का रेंट देना ही पड़ेगा, इंश्योरेंस भी पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप फायदे में हो चाहे वो आप नुकसान में हो, तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, बाकी ये काफी सारी कॉस्ट हैं, इतनी ज्यादा मैं डिटेल में यहाँ नहीं करा सकती हूँ, ये वन शॉट में कराई है, वहां आप जाके देख सकते हो।